हम लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी में आज हम लोग भारतीय इतिहास जो मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। उसके अलावे आज तीसरी कक्षा की पूरी पर्यावरण से प्रश्न रहेगा, यानी पूरी पर्यावरण को आज समेट लिए हैं। हो सकता है कुछ लंबा रहे, आराम से देखते रहिए, तैयारी होता रहेगा। यदि आप इस चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको वीडियो मिलता रहे। वीडियो प्रतिदिन डाली जाती है, आपकी सुविधा के लिए आपकी तैयारी होती रहेगी। चलते हैं प्रश्न की ओर, है ना। पहला प्रश्न है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता कौन थे? यानी सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है, इसको किसने निर्माण करवाया था? नरसिंह प्रथम ने, कपिलेंद्र ने, पुरुषोत्तम ने या चोड़गंग ने करवाया था? कौन करवाए थे? तो सही जवाब है नरसिंह प्रथम। पुरी में स्थित कोणार्क मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है सूर्य देव से रिलेटेड है, और किसने बनाया? तो नरसिंह प्रथम ने बनवाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? यानी कालिंजर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? नन्नुक चंदेल, यशोवर्मा, धंगदेव या गंडदेव? किसने करवाए थे? तो सही जवाब है कि कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण धंगदेव ने करवाए थे। ग सही विकल्प है इसका, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? भुवनेश्वर में, बीजापुर में, कोलकाता में या श्रवणबेलगोला में? कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कुछ ग्रंथकार और ग्रंथ का नाम दिया हुआ है, इसको सुमेलित करना है। तो सामने जो आप देख रहे हैं यह सुमेलित है, सिर्फ इसको ध्यान में रख लेना है। कलहन राजतरंगिणी, यानी कलहन के लेखक राजतरंगिणी है। बिल्हन विक्रमांक देव चरित है। जयनक पृथ्वीराज विजय और सोमदेव ललित विग्रह राज, है ना। तो ये जो है इनके ग्रंथकार हैं और ग्रंथ हैं, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं? कौन है पाल वंश के संस्थापक? तो सही जवाब है कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाल वंश की राजधानी थी कहाँ? मुदगिरी यानी मुंगेर, कन्नौज, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है कि पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। इसको मुदगिरी कहते थे पहले, है ना। मुंगेर वर्तमान में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था कौन था? दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय, गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम या इंद्र तृतीय? ये कौन थे इनमें से, है ना। तो इसका सही जवाब होगा कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी कहाँ थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी विकल्प में है मालखंड या मान्यखेत, दूसरा है कन्नौज, तीसरा है दिल्ली, चौथा है पाटलिपुत्र। तो सही विकल्प है मान्यखेत या मालखंड। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी वहीं थी, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर। देखिए दो प्रश्न इसमें से आ रहा है। यानी कर्पूर मंजरी नाटक है, इसके रचयिता कौन है? राजशेखर। तीसरा प्रश्न है कि ये प्रतिहार शासक से जुड़े हुए हैं, है ना। तो किस प्रतिहार शासक ने इन्हें जो है संरक्षण प्रदान किया? कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट द्वितीय ने, महेंद्रपाल प्रथम ने, मिहिर भोज ने, किसने इनको प्रश्रय दिया?
तो इसका सही जवाब है महेंद्रपाल प्रथम ने, है ना। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर। किस शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा, है ना। किनको उत्तरापथ स्वामीन कहा जाता है? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल को। तो सही जवाब है धर्मपाल को। धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामीन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान किस सम्राट को रूहमा कहकर संबोधित किया? इनमें से कौन सा सम्राट थे जिनको उसने रूहमा कहा था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या सेन, कौन थे? तो सही जवाब है पाल को। अगला प्रश्न है कि हिंदू विधि का एक पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन है? ये हिंदू विधि की पुस्तक है। ये विज्ञानेश्वर लिखे हैं, मनु लिखे हैं, जीमूतवाहन लिखे हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है कि ये विधि वाली जो किताब है ना, हिंदू विधि की, इसके दाय भाग के रचयिता जीमूतवाहन है। अगले प्रश्न, रामचरितम की रचना किसने की थी, है ना। एक रामचरितमानस है, वो अलग है ना। तुलसीदास उसके रचयिता हैं। यहाँ रामचरितम है। विकल्प में कालिदास, विज्ञानेश्वर, कौटिल्य, संध्याकर नंदी। सही जवाब संध्याकर नंदी है ना। रामचरितम के लेखक संध्याकर नंदी। अगला प्रश्न, सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, या इनमें से कोई नहीं? कौन है? तो सही जवाब इसका है कि सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन है, यानी का सही जवाब है पहला विकल्प। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की, है ना। दान सागर और अद्भुत सागर के रचना सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, या इनमें से कोई नहीं? कौन किए थे? तो सही जवाब है बल्लाल सेन, है ना। दान सागर की रचना की एवं अद्भुत सागर की बल्लाल सेन। अगला प्रश्न है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी विद्या किस वंश से संबंध रखती है ना। कश्मीर अक्सर कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, और इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा कि कश्मीर में जो है ना लोहार वंश का शासन लंबे समय तक रहा है। 50 वर्ष तक इन्होंने शासन की है रानी विद्या। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए है। ये सुमेलित किया हुआ है ना। विकल्प में जो देख रहे हैं आप कि नागर शैली में जितनी सारी मंदिरें बनी हैं सब उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक। अब बेसर शैली जो मंदिरों का निर्माण हुआ है ये विंध्य से कृष्णा तक। और द्रविड़ शैली जितना दक्षिण भारत, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता भी रहा था कि उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर जो है नागर शैली में बना हुआ है और दक्षिण भारत की अधिकांश मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। लेकिन एक बेसर शैली है जो विंध्य से लेकर के, यानी विंध्याचल पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी के क्षेत्र में है ना। ध्यान में रखिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, इसके निर्माता कौन है? तो केसरी नरेश हैं। जगन्नाथ मंदिर पुरी, इसके निर्माता कौन है? अनंत वर्मा चोड़गंग हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क, नरसिंह देव इसके निर्माता हैं। ये प्रमुख मंदिर हैं और उसके निर्माता बगल में हैं, सुमेलित करके दिया हुआ है। खजुराहो मंदिर का संबंध किससे है? शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब है क्योंकि खजुराहो मंदिर का जो संबंध है उस सबसे है, जैन से भी, वैष्णव से भी और शैव से भी। सही विकल्प है इनमें से सभी।
अब और प्रश्न की ओर चलते हैं। उसका देखिए बगल में आंसर भी दिया हुआ है, आप अपनी सुविधा के आधार पर उसको देख सकते हैं, है ना। चलिए कुछ और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है सुमेलित करने के लिए, है ना। कहता है कि चतुर्भुज या विष्णु मंदिर और खजुराहो, इसके निर्माता यशो वर्मा है। कंदरिया महादेव खजुराहो, इसके निर्माता धंग हैं। और बिमल वसही मंदिर आबू दिलवाड़ा, इसके निर्माता बिमल शाह वैश्य हैं। और देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा, ये तेजपाल व वस्तुपाल इसके निर्माता हैं। ये भी सुमेलित किया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये भी सुमेलित है ना। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर ये अमरकंटक, 64 जोगनी मंदिर ये भेड़ा घाट या जबलपुर में है। चौमुख मंदिर ये पालीताना में है ना। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक में है। ये भी सुमेलित किया हुआ है ना। अब चलते हैं पर्यावरण भाग 1 यानी तीसरी कक्षा के पर्यावरण के प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। कक्षा प्रथम एवं द्वितीय में गणित एवं हिंदी के पाठ के साथ ही पर्यावरण संबंधी विचारों एवं समझ को समग्रता प्रदान करने के लिए बिना पर्यावरण नाम की चर्चा किए ही बच्चों की सोच विकसित करने का प्रयास किया गया है। पहली बार विद्यालय के कक्षा तृतीय में पर्यावरण को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। सबसे पहला है कविता, जो है चाचा की शादी कविता है। तो इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? शादी ब्याह तो आप समझ ही रहे हैं, है ना। कुछ ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न रीजनिंग के टाइप में दे करके पूछा जा सकता है। ब्लड रिलेशन तो आप समझ ही रहे हैं, माता पिता भाई बहन चाचा के चाची के दादा कौन लगते हैं, इस तरह से आता है। कुछ ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आता है ना। तो उसको आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला दूसरा अध्याय में इसमें जो बताया हुआ है वो है एकल परिवार में माता पिता और बच्चों के बारे में। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई, चचेरे बहनें, ये सब होते हैं ना। उसमें एक चेतावनी देल था नीचे में, हो सकता है उसके बारे में ही पूछे, सिगरेट के बारे में, है ना। उसमें लिखा हुआ था सिगरेट में 4000 रासायनिक तत्व पाए जाते हैं और 200 तत्व ज्ञात, 20 और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। इसके तीसरे अध्याय की ओर हम लोग चलते हैं। काली काली मैं मतवाली करती रहती हूँ जुगाली, भैंस को कहा गया है ना। हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल मेरी चोंच के रंग, ये तोता के बारे में कहा गया है। टेढ़ा मेढ़ा चलता है, झाड़ बील में रहता है, ये सांप को कहा गया है। बुक से तो आप सब परिचित होंगे ही होंगे, सिर्फ ध्यान में दिलाना है, इसको ध्यान में रखिए। गोल मटोल में जाल बनाती, छोटे जीवों को उलझाती, ये मकड़ी है। पानी में रहने वाले जंतु मछली, इन्हें जलचर भी कहते हैं, ये मछली है ना। मांसाहारी स्पष्ट है, जो मांस खाता हो। शाकाहारी जो मांस नहीं खाते हो। सर्वाहारी जो दोनों का यूज करता है ना। चलिए इससे संबंधित कुछ और बात बता देते हैं। कुछ वैसे जैसे मनुष्य तो सर्वाहारी है, ये है। कुछ जानवर के बारे में बताते हैं जो सर्वाहारी है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सर्वाहारी जंतु में से आते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ पक्षी भी होते हैं, वो सर्वाहारी होते हैं, जैसे कौवा सर्वाहारी है ना। तो पक्षी में आएगा तो ध्यान रखिएगा। और इधर जानवर तो आप देख ही रहे हैं, आप परिचित हैं, अपने हमारे पर्यावरण से भी रिलेटेड है ना। कौवा सर्वाहारी पक्षी में से आता है। और कुछ बात करते हैं, जैसे गौरैया, गौरैया क्या क्या खाती है ना। तो गौरैया चावल खाता है, गेहूँ खाती है, कीड़े खाते हैं और पेड़ पर रहती है ना। हमारे घरों में भी घोंसला बनाकर गौरैया रहती है। बाज सांप, छिपकली, चूहे और अन्य तरह के जीव खाते हैं। कौआ ये हमारे रोटी भी खाता है और मांस और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, है ना।
चलते हैं। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी होती है और हुक की तरह मुड़ी होती है, उसको मांस खाने में सुविधा होने के लिए। तोते की चोंच घुमावदार होती है जो फल को कुतरने में मदद करती है। कबूतर, गौरैया आदि की चोंच छोटी व मजबूत होती है जो अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। मिट्टी, कीचड़ से या कीड़े या अन्य छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली व सुई जैसी होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है, जैसे बत्तख, फ्लेमिंगो आदि ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन पदार्थ कीचड़ आदि से अलग करके निकाल लेते हैं, है ना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि पत्ता हूँ मैं हरा हरा ना, तो नोक वाले पत्ते पीपल होते हैं, गोल पत्ते बरगद होते हैं। बरगद का तना मजबूत और मोटा होता है, शाखाओं से जड़ें लटकते रहती है जो जमीन तक चली जाती है और पेड़ों को सहारा भी देती है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। ये 7वें अध्याय में है। मेष संक्रांति, सत्तुगानी है, और भोजपुर यहाँ लिट्टी चोखा ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और मैथिली में दही चूड़ा ज़्यादा पसंद है, ये दही चूड़ा जो है ना। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरल में इडली डोसा खूब चलता है। केरल में नारियल का तेल का प्रयोग ज़्यादा होता है। शाहजहाँ औरंगजेब की कहानी बच्चों के लिए है ना। इसके अलावे कुछ और विशेष पर्व त्योहारों पर क्या बनाया जाता है, जैसे छठ में ठेकुआ बनाया जाता है, होली में गुजिया, पकौड़ा, कचौड़ी और क्या बोलते हैं वो पुआ वगैरह भी बनाई जाती है ना। हाँ, और ईद में सेवई और खीर। क्रिसमस में भारत में बिरयानी चावल या चिकन मसाला। दीपावली में तो मिठाई के लिए प्रसिद्ध है। शनिवार को खिचड़ी लोग बड़े मज़े से खाते हैं ना। कुछ और बात करते हैं हम लोग। और क्या है कि जैसे कच्ची खाए जाने वाली कुछ चीज़ें हैं, खीरा, चुकंदर, सेब, अंगूर और क्या बोलते हैं, मूली, गाजर, ये सब कच्चे खा जाते हैं, है ना। सलाद के रूप में प्याज भी कच्चा खाते हैं। पकाकर खाई जाने वाली में आया चावल, मांस, रोटी, ये सब चीज़ें हम लोग पका कर खाते हैं। और कच्ची या पका कर यानी दोनों रूप में खाते हैं। गाजर तो दोनों रूप में खाते हैं, पत्ता गोभी तो पकाकर ही खाते हैं, है ना। भून कर खाए जाने वालों में से आलू, तल कर खाए जाने वाले पराठा, उबाल कर खाते हैं अंडा, सेक कर खाते हैं मक्का यानी भुट्टा, है ना। भुट्टे की रोटी भी खाते हैं मक्के की। ठीक है, घर बनाने के लिए आमतौर पर लकड़ी, भूसा, घास, ईंट, मिट्टी, सीमेंट, लोहा आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये सबसे तो आप परिचित हैं। असम के बारे में बताते चलें कि असम में जो है ज़मीन से 3-4 मीटर ऊंचे बांस के खंभे पर अंदर से लकड़ी का बना घर होता है ना। मनाली में पत्थर एवं लकड़ी का घर बनाते हैं। लेह और लद्दाख में लकड़ी के 2 मंजिले घर, निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती तथा नीचे जानवरों को रखा जाता है। राजस्थान, यहाँ मिट्टी के घर और छतें कटीली झाड़ियाँ की बनी घास फूस का प्रयोग किया जाता है। कश्मीर में हाउस बोट यानी डोंगा हाउस होता है। दिल्ली में तो ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं और पक्की मकान है ना। धूप से सीलन भागना, दीपावली की तैयारी। माँ ने सुखदा को पुकारा और डिब्बों को खोलकर बाहर धूप में रखने के लिए कहा, खराब गंध के कारण, है ना। रजाई या कंबल को धूप में रखने से उसमें जो होता है कि बेहतर होता है, सूक्ष्म जीव वगैरह नष्ट हो जाते हैं, है ना। अस्मोट ठीक हो जाता है। उसका सीलन नमी को दूर करने के लिए
धूप में रखा जाने वाला सामान है। दिशा संबंधी प्रश्न दाएं बाएं ऊपर नीचे बनाना जरूरी है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम दिशा में डूबता है। आप परिचित हैं इससे। दिशा बेस्ड क्वेश्चन का रीजनिंग भी आ सकता है, यानी दिशा से बेस्ड मतलब जुड़े हुए, दिशा से जुड़े हुए रीजनिंग आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। एक बात और बताते चले, आप परिचित भी होंगे, कोई भी नक्शा या कुछ जब देखा जाता है तो इसमें क्या होता है ना कि ऊपर के भाग को उत्तर कहते हैं और नीचे के भाग को दक्षिण, दाएं हाथ के तरफ भाग को ईस्ट यानी पूरब कहते हैं और बाएं हाथ के तरफ भाग को पश्चिम कहते हैं। नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। क्लियर है? चलते हैं कुछ और आगे। सूर्य की ओर मुंह तो हो तो परछाई कहाँ बनेगा? तो सिंपल बात है कि जब हम सूर्य की ओर मुंह करेंगे तो परछाई उसके जस्ट पीछे बनेगा। यदि सुबह की बात करें तो पश्चिम की ओर बनेगा, है ना। बारिश के अलावा हम पानी, झील, झरना, नहर, नलकूप, कुआं, सागर, तालाब आदि से प्राप्त कर सकते हैं। दानापुर से गौरा तक कितने बजे खुली, कितने बजे पहुंची, यानी गणित वाला जो समय और दूरी वाला प्रश्न है ना, हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आए, है ना। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला है जैसे डाकिया चिट्ठी लाता है। डाकिया का पहनावा थैला, टोपी, खाकी वर्दी चिट्ठी से भरा रहता है। आजकल व्हाट्सएप मैसेज या इससे खबर जल्दी पहुंच जाते हैं। मोबाइल से आज कल हम लोग बात करते हैं। एक समय था जब सिर्फ चिट्ठी और पत्री ही सहारा थी, है ना। आज तो वीडियो कॉलिंग और अन्य कॉलिंग या तुरंत हम उससे बात कर लेते हैं। सूती कपड़े हवादार यानी गर्मी के दिनों में पहनने में आरामदायक होता, हमारा शरीर ठंडा रहता है। और सर्दी में हम लोग स्पष्ट है कि ऊनी कपड़े पहनते हैं, हमारे शरीर की गर्मी शरीर में रहती है, बाहर निकलने में नहीं देता है, जिससे हमको आराम बुझाता है। चलते हैं कुछ खेल के बारे में बात करते हैं। तेरी मेरी उछल कूद से 18वां अध्याय है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, हॉकी में 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होता है ना। 5 को रिजर्व के रूप में रखा रहता है। मेन खेलने वाले 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। तो ये सब आने की संभावना रहता है। जो लोग देख नहीं सकते, छू कर व महसूस करके सुन कर दूसरे की बात को समझते हैं। लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। दृष्टिबाधित लोग ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं, याद रखिएगा, ब्रेल लिपि, है ना। वो पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं। जिनको दिखाई नहीं देता, ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। आविष्कारक, इसको जो है लुई ब्रेल आविष्कारक है। इनका आँख चोट लगने के कारण खराब हो गया था, है ना। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले हैं, जो बोल नहीं सकते, संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं और उसी से अपना काम चलाते हैं, है ना। चलते हैं अब और आगे है कुम्हार द्वारा मिट्टी की चीज़ बनाने का सही क्रम है। मिट्टी को खोद कर लाता है, फिर मिट्टी तैयार करता है, चाक पर बर्तन बनाता है, बर्तन को सुखाता है, सुखाने के बाद आग में पकाता है, अब पके बर्तन पर रंग लगाकर बाजार में ले जाकर के बेच देता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य संख्या 11, पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को भारत में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी है। बिहार क्या मतलब, मान लीजिए कि उत्तर भारत के मैदानी भाग में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। से बिहार भी के जितने मैदानी भाग है ना, वो हर जगह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये तीसरी कक्षा की पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन था। जानते हैं सबका तैयार कर चुके हैं, लगभग 1-2 दिनों में उपलब्ध हो जाएगा। आप चाहे तो उसको ले भी सकते हैं हमसे संपर्क करके। 1-2 दिन में हम नंबर भी उसमें डाल देंगे आपकी सुविधा के लिए, ताकि ये सब जितना बता रहे हैं ना, इसका PDF के रूप में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए।